प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको लेखा मानक 1 के बारे में समझाया था और आपको ये भी बताया था कि कुल जो लेखा मानक 32 हैं उसमें से 4 आपके कोर्स में हैं। लेखा मानक 9, लेखा मानक 14 और लेखा मानक 20। आज हम दूसरा लेखा मानक देखेंगे, लेखा मानक 9। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लेखा मानक किस विषय से संबंधित है। ये है आय मान्यता। किसको हमें आय मानना है, ये लेखा मानक इससे संबंधित है। आय मान्यता पर भारत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है उसकी परिषद द्वारा लेखा मानक जारी किया गया है 9। उसमें ये बताया गया है कि लेखा मानक 9 या आय मान्यता से क्या आशय है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसमें जितना भी विवरण है वो इसमें आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका क्या परिचय बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यह विवरण किसी उपक्रम के लाभ हानि खाते में आय मान्यता संबंधी आधारों का वर्णन करता है। यह विवरण एक संस्था की सामान्य गतिविधियों के दौरान जो आय प्राप्त हुई हैं उसके बारे में बताता है। कौन कौन सी आय को हमें शामिल करना है, इसमें फर्स्ट है माल की बिक्री, उसके बाद सेवाएं प्रदान करना, संस्था के साधनों का अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने से उत्पन्न ब्याज, अधिकार शुल्क तथा लाभांश। इसके अलावा यह विवरण निम्नलिखित साधनों से प्राप्त आय से संबंध नहीं रखता है, जैसे कि निर्माणी अनुबंधों, ठेकों से उत्पन्न आय, किराया क्रय एवं पट्टा संबंधी व्यवहारों से प्राप्त आय, सरकारी अनुदान तथा इसी प्रकार की आर्थिक सहायता से उत्पन्न आय, बीमा कंपनियों की बीमा अनुबंध से उत्पन्न आय। तो यह लेखा मानक एक तो यह बताता है कि कौन कौन सी आय को शामिल करना है, साथ में यह भी बताता है कि जो भी मैंने बताया आपको पॉइंट 2 में जिन साधनों से ये प्राप्त आय हैं उसको शामिल नहीं करना है। इस विवरण की आय की परिभाषा में सम्मिलित न होने वाले मदों के उदाहरण हैं, जैसे स्थायी संपत्तियों को बेचने से वसूल किए गए लाभ तथा रोकी गई स्थायी संपत्तियों के मूल्य वृद्धि के कारण न वसूल किए गए लाभ। आपको मालूम है कि ये कैपिटल गेन होते हैं। स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो लाभ होते हैं वो हम आय में शामिल नहीं करते हैं। इसी प्रकार से रोकी गई चालू संपत्तियों में मूल्य वृद्धि के कारण नए वसूल हुए लाभ तथा पशुधन, कृषि एवं वन उत्पादनों में प्राकृतिक वृद्धि से उत्पन्न लाभ। तो इसी प्रकार किसी दायित्व के प्रदर्शित मूल्य से कम मूल्य पर भुगतान के कारण होने वाले लाभ, यानी संपत्तियों, चाहे वो स्थायी संपत्ति हो, चाहे वो चालू संपत्ति हो, चाहे वो कोई किसी दायित्व है, इसके उपयोग से, इसकी वजह से कोई लाभ या हानि होती है तो उसको हम आय में शामिल नहीं करेंगे। इसमें और भी परिभाषाएं दे रखी हैं जिसमें ये बताया गया है कि आय से आशय क्या है। आय से आशय है सकल रोकड़, प्राप्य, अन्य किसी प्रतिफल के सकल अंतर्वाह से है जो संस्था की सामान्य गतिविधियों में माल की बिक्री, सेवाएं प्रदान करने तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्था के साधनों के उपयोग के कारण उत्पन्न ब्याज, अधिकार शुल्क तथा लाभांश से है, तथा ग्राहकों को बेचे गए माल के मूल्य से, उनको प्रदान की गई सेवाओं के प्रतिफल से तथा संस्था के साधनों के प्रतिफल में प्राप्त पुरस्कार से आय को मापा जाता है। जो माल बेचा गया है, जिस व्यवसाय जिस वस्तु या सेवा में डील करता है, जो उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं, हम इसको ही शामिल करते हैं। इसके अलावा जो संस्था अपने साधनों का किसी को देती है और उसके बदले में इसको लाभांश मिलता है या ब्याज मिलता है तो उसको प्राप्त आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि लेखांकन की यह जो पूर्ण सेवा अनुबंध विधि बताई है, जिसमें बताया गया है कि लाभ हानि खाते में प्रदर्शित करने हेतु आय की पहचान केवल उस समय की जाती है जब एक अनुबंध के अनुसार संपूर्ण सेवाएं प्रदान कर दी जाती हैं अथवा सेवाओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान कर दिया जाता है। जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है उस स्थिति में आय को उस वर्ष में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आनुपातिक पूर्णता विधि भी है, जो अभी मैंने पूर्ण सेवा अनुबंध विधि बताई। इसके बाद है आनुपातिक
पूर्णता विधि। इस विधि के अंदर लाभ हानि खाते में दिखाने हेतु आय की पहचान सेवा कार्य के आनुपातिक पूर्णता के आधार पर की जाती है। स्पष्टीकरण दिया गया है इसके बारे में कि एक संस्था के लाभ हानि खाते में आय को प्रदर्शित करने हेतु आय पहचान का संबंध मुख्यतः समय से होता है। किसी एक व्यवहार से उत्पन्न आय की राशि का निर्धारण उस व्यवहार से संबंधित पक्षकारों के मध्य हुए समझौतों के आधार पर किया जाता है। यदि राशि के निर्धारण अथवा सहचारी लागतों के बारे में अनिश्चितताएं हैं तो इन अनिश्चितताओं का प्रभाव आय मान्यता पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा माल की बिक्री कब मानी जाती है? माल की बिक्री के व्यवहार में आय मान्यता किस समय की जाए? इसके लिए एक मापदंड यह है कि विक्रेता ने प्रतिफल के बदले में माल का जो अधिकार है वो क्रेता को हस्तांतरित कर दिया है। अधिकांश स्थितियों में माल के अधिकार का हस्तांतरण माल की जोखिम अथवा स्वामित्व के पुरस्कार के साथ मेल खाता है। कभी कभी माल के अधिकार के हस्तांतरण के साथ अधिकार या स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ माल की जोखिम व स्वामित्व के पुरस्कार का हस्तांतरण नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आय मान्यता जोखिम व स्वामित्व में पुरस्कार के हस्तांतरण होने तक स्थगित कर दी जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से माल की बिक्री का व्यवहार कब माना जाएगा, जबकि उसके स्वामित्व का या जोखिम का हस्तांतरण हो जाता है। कुछ उद्योगों में विशिष्ट स्तर पर आय उत्पन्न करने वाले व्यवहार के कार्यान्वयन के पूर्व ही निष्पादन कार्य का महत्वपूर्ण भाग पूर्ण हो जाता है, जैसे कि कृषि उद्योग। इसमें फसल काटने पर अथवा कच्चे खनिजों को निकालने पर। ऐसे मामलों में यदि भावी अनुबंध, सरकारी गारंटी अथवा जहां माल को बेचने की नगण्य जोखिम है वो माल का शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है। इस विवरण में दी गई परिभाषा के अनुसार ऐसी राशियां आय नहीं हैं, परंतु कभी कभी इनको आय के रूप में लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि माल की बिक्री। अब दूसरा पॉइंट है सेवाएं प्रदान करना। सेवा व्यवहारों में आय मान्यता सेवा कार्य के संपन्न होने पर आनुपातिक पूर्णता विधि अथवा पूर्ण सेवा अनुबंध विधि के अनुसार की जाती है। अभी हमने देखा कि यदि पूर्ण सेवा प्रदान की 2 पॉइंट देखे थे हमने अभी परिभाषाओं में, पूर्ण सेवा अनुबंध विधि और आनुपातिक पूर्णता विधि। तो दोनों ही स्थिति में हम इसमें सेवाएं प्रदान करने को आय माना जाएगा। इसमें आनुपातिक पूर्णता विधि क्या है? आनुपातिक पूर्णता विधि के अंदर कार्य के पूर्ण निष्पादन को आधार माना गया है। जैसे कि यदि पूर्ण निष्पादन है आनुपातिक में तो आनुपातिक निष्पादन होगा। आय मान्यता कार्य के निष्पादन के अनुपात में की जाती है। यदि एक से अधिक कार्य हैं तो आय मान्यता हेतु प्रत्येक कार्य के पूर्णता का आनुपातिक अंश यानी अनुपात निकाल लिया जाएगा कि 25% कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है। उस आधार पर आय मान्यता में हम आय शामिल करेंगे। इस विधि के अंदर आय की पहचान के निर्धारण हेतु अनुबंध मूल्य, प्रासंगिक लागतें, कार्यों की संख्या तथा अन्य उपयुक्त आधार का आश्रय लिया जाता है। जब एक निश्चित अवधि में अनिश्चित सेवा कार्य द्वारा सेवा कार्य संपादित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस विशेष अवधि में आय की पहचान सीधी रेखा आधार पद्धति पर की जाती है। जब तक यह साक्ष्य उपलब्ध न हो निष्पादन का प्रतिनिधित्व करने हेतु कोई अन्य विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। दूसरा है पूर्ण सेवा अनुबंध विधि। इसके अंदर संपूर्ण कार्य के संपादन पर ही आय की मान्यता प्रदान की जाती है। यह विधि इस तर्क पर आधारित है कि सेवा कार्य जो भविष्य में निष्पादित किया जाने वाला है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके अभाव में अभी तक जो कार्य किया गया उसको पूर्ण नहीं कहा जा सकता। यानी 25% कार्य हो गया या 50% कार्य हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि 100% कंप्लीट न हो जाए। इस सेवा कार्य को पूर्ण नहीं मान के आय को पहचान नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंट इसमें बताया गया है कि संस्था के साधनों का अन्य द्वारा उपयोग किए जाने पर ब्याज, अधिकार शुल्क और लाभांश से प्राप्ति। अभी मैंने आपको बताया कि बिक्री, सेवाएं प्रदान करना, और तीसरा पॉइंट है संस्था के साधनों का अन्य द्वारा उपयोग किए जाने पर ब्याज, अधिकार शुल्क और लाभांश से प्राप्ति को भी आय माना जाता है। इसके अंदर जो सोर्सेज हैं उसमें है, पहला है ब्याज, जिसमें संस्था की बकाया राशि या जो नगद स्रोत है उसके प्रयोग करने का प्रकार। इसके अलावा अधिकार शुल्क क्या होता है कि अंशों में विनियोग को रखने का पुरस्कार। ये 2 चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। अधिकतर स्थितियों में ब्याज समय के आधार पर उपार्जित होता है।
आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तथा इसका निर्धारण बकाया राशि तथा ब्याज दर के आधार पर किया जाता है कि कितनी राशि बकाया है। 5 लाख का लोन दिया है, उसमें 3 लाख बकाया है, तो 3 लाख पर ही कितने साल टाइम के लिए बकाया है, 3 महीने के लिए, तो 3 महीने पर ब्याज लगेगा। अधिकारी शुल्क संबंधित समझौते में दी गई शर्तों के आधार पर उपार्जित होता है। जो भी दोनों के बीच में तय हुआ है उसके आधार पर तय होता है, जब तक कि उसके उपार्जन के निश्चित समय के लिए कोई अन्य शेष आधार न हो। इसके बाद है कि लाभांश के बारे में बताया गया है कि लाभांश को आय के रूप में लाभ हानि खाते में दिखाने हेतु जब तक नहीं प्रदर्शित किया जाता जब तक कि इसके प्राप्त होने का अधिकार सुनिश्चित न हो। यदि विदेशों में प्राप्त ब्याज है, विदेशों से हमें ब्याज प्राप्त करना है, या अधिकार शुल्क प्राप्त करना है, या लाभांश को स्वदेश में लाने हेतु विनिमय स्वीकृति की आवश्यकता है अथवा अन्य कोई अनिश्चितता है, तो ऐसी स्थिति में इन आय की मान्यता को स्थगित किया जा सकता है। इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट देखेंगे कि अनिश्चितताओं का आय मान्यता पर प्रभाव। इसके अंदर आय मान्यता के लिए आवश्यक है कि इसको मापा जा सकता है तथा माल की बिक्री के समय अथवा सेवाएं प्रदान करते समय यह आशा करना अनुपयुक्त नहीं है कि अंतोगत्वा इस आय की वसूली हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं, विश्वास पे चलते हैं कि ये माल की बिक्री कर दी या सेवाएं प्रदान कर दी तो ये माना जाता है कि आय की प्राप्ति हो ही जाएगी। यदि किसी आय के अंतोगत्वा वसूली में शंका है, तो जैसे कि निर्यात प्रोत्साहन होता है, ब्याज आदि, तो आय को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि शंका का निवारण नहीं हो जाएगा। आय को पहचानना केवल तभी उचित होगा जबकि वह निश्चित हो कि वापस प्राप्त या संग्रह अवश्य ही हो जाएगी। जहां आय संग्रहण के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है और आय की मान्यता विक्रय या सेवा प्रदान करने के समय ही कर दी जाती है, भले ही इसका भुगतान किस्तों में हुआ हो। तो आपने देखा कि अनिश्चितता अगर है तो इसको आय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा यदि किसी आय की अंतोगत्वा वसूली में बिक्री की अवधि के पश्चात अथवा सेवाएं प्रदान करने की अवधि के पश्चात शंका उत्पन्न होती है, तो ऐसी अनिश्चितता को प्रदर्शन करने हेतु अलग से आयोजन किया जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, या नीचे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो इस प्रकार से आपको दिखाना है। माल की बिक्री, सेवाएं प्रदान करने अथवा संस्था के साधनों के उपयोग के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आय को मान्यता के लिए एक आवश्यक मापदंड यह है कि आय को निर्धारित किया जा सकता हो। यदि उचित सीमा में इन आयों का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो ऐसी आय की मान्यता को भी स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि उसको मापा नहीं जा सकता हो। और लास्ट पॉइंट है, यदि अनिश्चितताओं के कारण आय की मान्यता को स्थगित किया जाता है तो ऐसी आय उस अवधि की आय मानी जाएगी जिस अवधि में उसे उचित रूप से पहचाना गया हो। तो आपने देखा इसमें इस वाले लेखा मानक 9 में हमने 3 चीज़ें देखी। एक तो कौन सी आय शामिल करनी है, माल की बिक्री के बारे में बताया गया है, सेवाएं प्रदान करना है तो उसके बारे में बताया गया है, और लाभांश है, ब्याज है, तो उसको कब हमें आय मानना है। और लास्ट में ये बताया है कि यदि आय को प्राप्त करने में कोई अनिश्चितता है तो इसको किस प्रकार से हम डील करेंगे, किस व्यवहार से हमें इसको कब आय मानना है, कब किस अवधि की आय मानना है, ये हमने देखा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेखा मानक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।